लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि किस तरह से जो है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास जो है कैलकुलेट करते हैं। नाउ वी विल रीड अबाउट मोल कॉन्सेप्ट कि मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो जैसे एक रिएक्शन दे रखी है H2 + O2 गिव्स H2O। तो इस रिएक्शन में आपको क्या पता चलता है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल जो है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाते हैं, जिससे वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो यानी 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद 32 यूनिट ऑफ यानी एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का वैसे 16 होता है, तो O2 32 उसके मिल रहे हैं एंड 4 यहाँ हाइड्रोजन का, क्योंकि एक हाइड्रोजन का H1 होता है और ऐसे 4 है तो 4 उसका और 32 इसका, तो टोटल 36 यूनिट का जो है वाटर मॉलिक्यूल बन के आ रहा है। We can infer from the above equation that the quantity of a substance can be characterized by its mass or the number of molecules. तो किस तरह का मॉलिक्यूल बनेगा, उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो हम उसकी या तो मास से पता लगा सकते हैं या उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो मास से तो हमने पता लगाना सीख लिया लास्ट क्लास में। अब हम देखेंगे उसके मॉलिक्यूल से कैसे पता लगाया जाता है। But a chemical reaction equation indicates directly the number of atoms or molecules taking part in the reaction. जब भी अपन इस तरह की केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो इससे सीधा हमें मास तो डायरेक्टली नहीं दिखता, बट सीधा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही हमको नज़र आते हैं। Therefore it is more convenient, इसलिए ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा होता है कि हम उसकी क्वांटिटी को रेफ़र करें किसके टर्म्स में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स की टर्म्स में, ठीक है, उनके मासेस में करने की बजाय। सो अ न्यू यूनिट मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, इसीलिए एक नई यूनिट मोल जो है कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस कराया गया। 1 mole of any species or atom, molecule or ion is that quantity of number having a mass equal to its atomic or molecular mass in grams। तो एक मोल कितना निकल के आता है, जितना उसका मास होता है, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी स्पीशी का जो भी क्वांटिटी है वो इतनी निकल के आती है, किसके बराबर, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर उस मॉलिक्यूल की। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड विद द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको। ये आपको यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे यानी एटम होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे या आयंस पूछे, तो वो एक मोल में कितने होंगे, इस एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं एक ग्राम में क्या, सॉरी, एक मोल में। समझ में आया। इस एवोगैड्रो नंबर को हम Na भी लिखते हैं, N के नीचे सब्सक्रिप्ट में A, जिसको बोलते हैं हम एवोगैड्रो नंबर, जो कि एक इटालियन साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है, अमीडियो एवोगैड्रो। नाउ अब किसी के भी 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। 1 डजन में आपको पता है 12 क्वांटिटी होती है किसी भी चीज़ की, और 1 ग्रॉस में 12 डजन होता है, तो यानी टोटल 144 क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा मोल क्या है, 1 मोर एडवांटेज है इसका डजन और ग्रॉस के अलावा। इसे एडवांटेज क्या है कि ये जो है क्वांटिटी वो फिक्स्ड है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जो है वो किसके बराबर होता है, उसके रिलेटिव एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर, ठीक है, ये भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। आपको पता है एटॉमिक मास जो एटॉमिक मास यूनिट है वही कैलकुलेट कर रहे हैं हम। तो टू गेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी उसके एटम के एक मोल का हमें मास निकालना है, यानी मोलर मास जिसे हम कहते हैं। तो हमें उसका क्या लेना होगा, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, बस उसको चेंज किस में कर देना है, U से G में, ग्राम में चेंज कर देना है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ एटम को हम ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का अगर 1 यूनिट मास होता है तो उसका ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम ही हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 यूनिट हाइड्रोजन के पास एक ही एटम है हाइड्रोजन का, तो 1 ग्राम में उसका 1 मोल हो जाएगा, दैट इज़ इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो ध्यान रखना, 1 मोल में कितना होगा उसका मोलर मास, उसका मास जितना दिया हुआ है अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, उतने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यही है, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है।
मोलर मास यानी उसके मॉलिक्यूल का मास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 मोल में 1 ग्राम ही मास होता है, क्योंकि उसका मोलर मास जो है वो 1 ग्राम ही निकल के आता है। ठीक है, और अगर गिवन है कि 1 एटम लिया है हाइड्रोजन का, तो उसका गिवन मास भी 1 ही है, मोलर मास भी 1 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल भी 1 ही आ गए। और 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से 16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के का 1 एटम होता है, हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 16 ग्राम अगर अपन लेते हैं गिवन वेट इतना है, मोलर वेट भी इतना ही है, तो 1 मोल निकल के आ गया उसका, यानी उसके 1 मोल एटम में कितने एटम हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो 16 यूनिट में ध्यान रखना एक ही एटम होता है, बट 16 ग्राम में इतने एटम्स निकल के आते हैं। ये आपको यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप यहाँ पे तो बोल रहे हो 1 ही एटम है, यहाँ बोल रहे हो आप इतने एटम है, तो डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यूनिट और ग्राम में। अगर 16 यूनिट बोले तो उसमें 1 एटम ही होगा, क्योंकि वो उसके एटॉमिक मास यूनिट में लिख रहे हैं अपन, यहाँ अपन उसको ग्राम्स में लिख रहे हैं, तो यहाँ ग्राम अपन है ना, जो गिवन मास है वो चेंज हो गया है, तो इसीलिए इतने नंबर ऑफ एटम्स निकल के आते हैं। तो ये हमने कैलकुलेशन क्यों किया? तो क्योंकि हमें ग्राम्स में पता होता है हमेशा एटम, तो हम उसका वेट उसके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर पाएँ। जैसे हम 1 ग्राम पानी लें तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स निकल के आएंगे, वो चीज़, तो वो उसके 1 एटम जितनी तो नहीं हो सकती, क्योंकि 1 ग्राम में तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। तो वो चीज़ पता लगाने के लिए हमने ये एवोगैड्रो नंबर का यूज़ किया इस तरह से। अब जिस तरह से देखो 18 यूनिट ऑफ वाटर, उसका तो 18 यूनिट में तो सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 1H2 ही निकल के आता है, बट अगर वहीं 18 ग्राम ऑफ वाटर हम ले लेते हैं तो उसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है निकल कर आ जाते हैं। समझ में आया? क्योंकि 18 ग्राम में उसका मोल कितना हो जाता है? 1 मोल, और 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं। और 1 मोल कैसे आया? गिवन मास कितना? 18 ग्राम, और मोलर मास कितना है? 18 यूनिट, तो डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आई ये कॉन्सेप्ट आपको? तो यही आपके यहाँ कुछ दे रखा है और एग्जाम्पल्स, जैसे 1 मोल में इतने नंबर ऑफ जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो मोल ज़्यादातर जो है पहले साइंटिस्ट लोग वैसे तो ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पहले लैटिन लैंग्वेज में मोल का मीनिंग क्या था? हीप और पाइल यानी ढेर। तो अ सब्सटेंस में भी कंसिडर्ड है, तो एक सब्सटेंस भी पदार्थ को हम यही मान सकते हैं कि वो एटम्स का ढेर है, बहुत सारे एटम जुड़ के तो एक सब्सटेंस बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बाद में यूनिट ले लिया गया एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, लार्ज नंबर पे उसको डिफाइन करने के लिए। ठीक है, आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये टेबल दे रखी है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल में आपको पता है इतने एटम्स होते हैं और इतना उसका वेट निकल के आता है 12 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो एटम तो सेम ही रहेंगे, 1 मोल में हमेशा एटम सेम रहेंगे, चाहे किसी का भी हो वो, बस उसका वेट चेंज होता जाएगा। तो 1 ग्राम में ही उसके इतने एटम्स आ जाते हैं, जबकि यहाँ 12 ग्राम कार्बन लेने पे इतने एटम्स निकल के आते हैं। तो किसी भी पार्टिकल का आप 1 मोल लो, उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे, इतने एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसका रिलेटिव मास जो है वो ग्राम्स में आ जाएगा। एटॉमिक मास यूनिट यू में ना रह के वो ग्राम्स में आ जाएगा। समझ में आया? तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, 1 मोल में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे 1 मोल में, और उसका मास कितना हो जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास जितना। तो ये टेबल से आपको बस रिलेटिव डाटा जो इतना थ्योरी में लिखा था वही एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको ध्यान से देख लेना वीडियो को। न्यूमेरिकल पार्ट में कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी, और वर्क भी आपको इस चैप्टर का कल ही सेंड कर दूँगी, तो वो न्यूमेरिकल ताकि आपको थोड़े अच्छे से समझ में आए। तो एक बार पहले आप ये मूल कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुन लो, वर्बली अगर ध्यान से समझ लोगे तो फिर क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। थैंक यू।